नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, या इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं, टेक्सचुअल क्लासिकल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझने के लिए इसे विभिन्न भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसे इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके बताने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्राकार्य तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। पाठ्य सामग्री का अर्थ लिखित सामग्री की उपलब्धता से है, जिसके प्रमुख स्रोत ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि को हम शामिल कर सकते हैं। इससे समझने के लिए सबसे पहला काल प्रागैतिहासिक काल है। भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति का जन्म कैसे हुआ, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, किंतु जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुकी थी। उसका एक व्यवस्थित स्वरूप उस समय विद्यमान था। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जब शोध कार्य किए गए या खुदाई का कार्य किया गया, उससे यह ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक विकसित सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ईंटों के पक्के मकान, भवन, नालियाँ, पक्की सड़कें थीं और ये लोग प्रकृति पूजा में भी विश्वास करते थे। कला, साहित्य, नृत्य में रुचियाँ भी थीं। मिट्टी, सोने, चांदी और लकड़ी आदि के यहाँ अनेक उद्योग थे। अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों जैसे भाला, कटार, धनुष, बाण आदि का निर्माण यहाँ के व्यक्ति जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कार्य और भाषा का भी बहुत विकास हो चुका था। आर्यों के भारत आने पर संभवतः इस सभ्यता का विनाश हो गया।
अब हम बात करते हैं प्राचीन काल। इस काल को समझने के लिए इसे निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन बौद्ध काल, मौर्य काल, शक और कुषाण काल और गुप्त काल। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना की गई। संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया। स्त्रियों को उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आर्य लोग पशुपालन और कृषि का कार्य प्रमुख तौर पर करते थे। दूसरा है महाकाव्य काल। इस काल में रामायण और महाभारत जैसे 2 प्रमुख बड़े महाकाव्यों की रचना हुई। इस युग में जाति प्रथा कठोर होने के लगी और स्त्रियों की प्रतिष्ठा वैदिक काल की तुलना कम होने लगी। इस युग में धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक आदर्श देखने को मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैन और बौद्ध काल। भारत में ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, अंधविश्वास के विरोध में महावीर और गौतम बुद्ध ने नवीन विचार धारा के द्वारा भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। बुद्ध ने व्यक्तियों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे समाज विकास की ओर बढ़ सके। मौर्य काल। इस काल में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस काल में भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता को बल मिला। इस काल में कला स्तंभ और गुफाओं के रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है शक और कुषाण काल। मौर्य काल के बाद भारत के बड़े भाग पर एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए कोई नहीं था। उस समय शक कुषाण लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्म को अपनाया। गुप्त काल। लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। चंद्रगुप्त प्रथम इसके संस्थापक थे। इस युग में देश के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, नाटक, संगीत, गणित आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली है। इस काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है राजपूत काल और दूसरा है मुस्लिम काल। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इस युग में कर्मकांड की वृद्धि हुई। बाल विवाह, जौहर प्रथा, सती प्रथा इस युग की देन मानी जाती है। जागीरदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा व्यवस्था राजपूतों की देन है। दुर्ग निर्माण कला इस युग की देन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर और तंजौर के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं। मध्यकाल के अंतर्गत दूसरा जो पार्ट था वो था मुस्लिम काल। सन 1173 ईस्वी में गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाली। मुगल काल में अनेकों शासकों
शासक हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि प्रमुख माने जा सकते हैं। लंबे समय तक हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में रहने के कारण यहाँ पर धर्म, कला, साहित्य, परिवार आदि क्षेत्रों में बहुत विचारों का आदान प्रदान हुआ। मुस्लिम काल में भारत में कला, साहित्य, नृत्य और भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत प्रगति देखने को मिली है। चौथा काल जो प्रमुख काल माना गया है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल ब्रिटिश काल का प्रमुख काल के तौर पर गिना जाता है। ब्रिटिश काल भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डाली गई। उसकी स्थापना ब्रिटेन में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए की गई थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में देश में सड़कों, रेलों, टेलीफोन, रेडियो, कृषि, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन हुए। भारत का विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़ा। देश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। ब्रिटिश प्रभाव के कारण समाज सुधार आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक जागृति, सामाजिक परिवर्तन, साहित्यिक परिवर्तन तथा शिक्षा के क्षेत्र का प्रचार प्रसार देखने को मिला। आधुनिक काल का दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। भारत में नवीन संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा और प्रजाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिदृश्य इस प्रकार का देखने को मिला है और इसी के आधार को हम प्रमुख मानते हुए अपने इतिहास को या हम कहें कि समाज के पाठ्य परिदृश्य को समझने का कार्य बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।